उसने आंखें खोलने की कोशिश की मगर उसकी आंखें पूरी नहीं खुली। उसकी हथेलियों का पिछला हिस्सा उसे एहसास करा रहा है कि ये स्पर्श सूखी घास का नहीं बल्कि नरम सी चादर का है। अपनी अधखुली आंखों पर उसने जोर दिया। उसके सामने नजारे बार बार बदल रहे हैं। कभी उसके कमरे की धुंधली सी सफेद छत है और कभी अंधेरी गुफा। कभी उसके कमरे में छिपकली की तरह कुछ रेंग रहा है, कुछ अंधेरी, नग्न और बेहद पतली इंसानी आकृतियां। और ये हर जगह फैली है, हर दीवार पर, दरवाजे पर, फर्श पर, और ठीक उसके पेट पर चढ़े बैठी है वह खुद, बस कुछ अधमरी सी हालत में। डर बिजली की तरह उसकी रगों में कौंध गया। उस हमशक्ल की गंध यहाँ तक समीक्षा के नथुनों में भर रही है। उसके भार का दबाव समीक्षा अपने आप पर महसूस कर सकती है। वह ना जाने कब अर्धचेतना से चेतना में आ गई है और जानती है कि वह इस वक्त अपने बिस्तर पर सो रही है, मगर जो कुछ उसके सामने हो रहा है वह सब क्या है? ये सच नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, ये मेरा कमरा नहीं है। उसकी नजरें बेतहाशा अपने कमरे में दौड़ रही हैं। उसकी सांसें चढ़ती जा रही हैं। उसे उठना है, भागना है, लेकिन वह तो हिल तक नहीं पा रही। पूरे जिस्म पर जैसे लकवा मार गया है। लेकिन उसे हिलना है, उठ बैठना है, चिल्लाकर किसी को मदद के लिए बुलाना है। लेकिन उसकी जीभ तालू से चिपक गई है। होठ कांप रहे हैं, मगर खुल नहीं पा रहे। हे भगवान! पूरे जिस्म की ताकत समेटकर वह उठ बैठने को जूझ रही है, लेकिन करवट तक नहीं ले पा रही। और वह परछाइयां दीवारों से रेंगती हुई उसके करीब और करीब आती जा रही है। नो नो नो, डियर गॉड प्लीज। बिस्तर पर चिपके उसके बदन से कुछ फुट ऊपर हवा में लहराती ये आकृतियां धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही है। उसके ऊपर चढ़कर बैठे घिनौने उसके प्रतिरूप ने अपने हाथ की मध्यमिका का पोर समीक्षा के गले तक ले आया। गले की जड़ पर पहुंचते ही उसका लहराता हाथ रुका और उस उंगली का सिरा समीक्षा की नरम खाल में धंसने लगा। इस उंगली के दबाव से उसके गले की एक नली कुछ इस तरह दब गई है कि उसकी सांस अटक जाए। समीक्षा गुटी सी चींक के साथ छटपटाने लगी। उसकी पलकें फिर से बंद होने लगी हैं, सांसें रुकने लगी। दिमाग और जिस्म के बीच का तार टूट रहा है। उसकी आंखों के आगे फिर अंधेरा छाने लगा था कि समीक्षा। एक गूंजती हुई आवाज ने बेहद गुस्से में उसका नाम लिया और उसकी बंद पलकों के बीच रोशनी की एक पतली लकीर बनी। इन अधखुली आंखों के सामने जो चेहरा है वह उसे पहचानती है। मुझे रोकना छोड़ दो। ये 4 लफ्ज समीक्षा के कानों के पर्दों पर पड़ते ही उन 2 हाथों ने उसे वापस बिस्तर पर छोड़ दिया और उसी पल वह चौंक कर उठ बैठी। बिना एक पल गवाए उसने टेबल लैंप ऑन किया और पलंग से कूदकर सीधी खिड़की के पास जा खड़ी हुई। वह हाँफ रही है, पूरा मुंह खोले, लगातार। हर एक रोम से आंच के साथ पसीना बाहर आ रहा है, मानो भाप निकल रही हो उसके जिस्म से। सिर से पैर तक उसका बदन थरथरा रहा है। अपने दौड़ते हुए दिल और दहशत को काबू करते हुए उसने फटी आंखों से पूरे कमरे को गौर से देखा। उसकी खिड़की का पर्दा उसी तरह उड़ रहा है, उसके पानी का गिलास, घड़ी की सुइयां, उसकी किताब के पन्ने, यहाँ तक कि उसका कंबल भी ठीक उसी तरह बिस्तर पर है जिस तरह उसने अपनी अधखुली आंखों से देखा था। बस वह परछाइयां नहीं है और ना ही वह प्रतिरूप जो उसकी छाती पर चढ़ी बैठी थी। कहाँ गए वह सब? कुछ 2 मिनट तक डरी हुई हालत में समीक्षा अपने कमरे को घूरती रही और फिर जब सब कुछ सामान्य ही रहा तो थरथराते पैरों पर चलकर वापस अपने पलंग पर जाकर बैठ गई। ये सब सिर्फ सपना कैसे हो सकता है? जिस आवाज ने अभी उसका नाम लिया वह इतनी जानी पहचानी लगी जैसे उसने 1000 बार सुनी हो, मगर इस वक्त याद क्यों नहीं आ रही? सब कुछ अचानक ही उसके मन से साफ क्यों हो गया है? कुछ देर बिस्तर पर बैठकर उसने सोचा और कुछ समझ न आने पर उसे यही तसल्ली करनी पड़ी कि ये सब एक बुरा सपना था। जल्द ही थकान और नींद के बोझ के साथ वह वापस उसी तरह बिस्तर पर गिरकर सो गई। समीक्षा, समीक्षा। नेहा ने बिस्तर पर बेहोश सी पड़ी समीक्षा को जोर से हिलाया। क्या? उसने करवट बदलते हुए मुंह तक कंबल ओढ़ लिया। फेयरवेल खत्म होने के बाद जागेगी क्या? कंबल झटक कर वह तुरंत उठ बैठी। क्या वक्त हो गया? 8 बज गए डियर। बुलशिट। कंबल एक तरफ फेंक कर समीक्षा बिस्तर से उतर गई। नेहा ने उसका तकिया गोद में लिया और आराम से उसके बिस्तर के पतियाने बैठ गई। आज तो निपट गया हमारा फेयरवेल। तेरे पापा भी ऑफिस के लिए निकल गए होंगे। बड़बड़ाते हुए समीक्षा तुरंत अलमारी तक गई और जल्दबाजी में कपड़े निकाल कर बिस्तर पर फेंकने लगी। नहीं, मैंने उन्हें रोक लिया था।
कहते हुए नेहा की आंखें फर्श पर आकर अटक गईं। वह हमें स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस चले जाएंगे। उसका ध्यान अपनी बात पर कम और फर्श पर ज्यादा है। वहाँ कीचड़ से बने पैरों के निशान हैं। उसने बिस्तर से ही थोड़ा झुककर उन छापों को करीब से देखा। ये समीक्षा के पैरों के ही है। तू कल रात फुटबॉल खेल कर सोई थी क्या? उसने मजाक किया। क्या? नेहा अक्सर ही कुछ ऐसा बेसिर पैर का कह जाती है। ये निशान तेरे पैरों के हैं ना? नेहा ने फर्श की ओर इशारा किया। समीक्षा की आंखें नेहा के चेहरे से उतरकर फर्श पर आईं। ये क्या है? उसने भी फर्श पर बने उन निशानों को देखा और फिर अपने दाने पैर पर खुद को बैलेंस करते हुए बाएं पैर का तलवा ऊपर की ओर मोड़ा। उसमें सूखा कीचड़ लगा है। ये कैसे हुआ? बुदबुदाते हुए उसने दूसरे पैर का तलवा भी देखा। उसका भी वही हाल है, लेकिन वह तो बिना जूते चप्पलों के घर के अंदर तक नहीं घूमती। वह सोच में वहीं खड़ी रह गई। चल छोड़ना, तैयार हो जा, पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। नेहा ने उसे चेताया। कल रात से कुछ अजीब हो रहा है नेहा। खुद में कुछ दोहराते हुए वह बाथरूम के दरवाजे पर अटक गई। क्या हो रहा है? नेहा झट से उसकी ओर घूमकर बैठ गई। पता नहीं, मैं कल रात अपनी स्पीच तैयार कर रही थी कि अचानक मेरे कमरे में महक आने लगी। कैसी महक? नेहा बीच में पूछ बैठी, याद करते हुए। मैं नहीं जानती, पहले कभी ऐसा कुछ सूखा ही नहीं। अजीब सी घुटी सी महक थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो घर में, जैसे सड़े हुए पानी की बू, या अटक कर, पता नहीं यार। उसने झुंझला कर समझाना ही छोड़ दिया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। कुछ दिन बाद बिस्तर के सिरहाने बैठी समीक्षा ने पानी से भरे एक कांच के गिलास में डिस्प्रिन की 2 गोलियां छोड़ी। दवा पानी में पूरी तरह घुलते ही उसने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। अपनी पीठ और सिरहाने के बीच तकिया अड़ाकर उसने अंग्रेजी व्याकरण की किताब हाथ में ली और पसर कर बैठ गई। नींद से उसका सिर फट रहा है। किताब में लिखे काले अक्षर उसे सफेद सतह पर रेंगती चींटियों की तरह दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल धुंधले और काले। इन्हें देखते देखते ही उसकी पलकें बंद होने लगी हैं, लेकिन वह सो नहीं सकती। 12वीं की बोर्ड परीक्षा जो सिर पर है। पिछले पूरे 1 महीने में वह ठीक से सो नहीं पाई। उसकी हर दूसरी रात जागते हुए गुजरती है। रात घिरते ही उसे पूरे घर में, खासतौर पर अपने कमरे में मनहूस सी दहशत महसूस होने लगती है। पूरा कमरा भर जाता है उसी अनजानी सी बू से, जिसे रात रानी की तेज खुशबू भी मात नहीं कर पाती। वह सो नहीं पाती। कभी नींद आ भी जाए तो वह खुद को किसी अंधेरी बदबूदार गुफा के अंदर पाती है, जहां एक दीवार की तरफ मुंह किए बैठी वह जमीन खोद रही होती है। ऐसे ही अजीब सपने आते हैं उसे, और यदि किसी रोज ना भी आए तो आधी रात के करीब उसे सैकड़ों लोगों के रोने चीखने की आवाजें सुनाई देती है। मुझे मुक्ति चाहिए, ये वाक्य तो वह लगभग हर रात ही सुनती है और चौंक कर जाग जाती है। ये भी है कि वह आवाजें सिर्फ उसी को सुनाई देती है। अरुण या कविता जी ने ना कभी ऐसा महसूस किया ना सुना। ना जाने क्यों और क्या हो गया है उसके साथ कि उसके ख्वाब नेहा, घर, हॉस्टल या आकाश से शुरू होते हैं, मगर बीच में ना जाने कब और कैसे वह प्रतिरूप उसके सामने आ जाती है और शुरू हो जाता है एक दहशत भरा संघर्ष। बिस्तर पर बिल्कुल खामोश पड़ी समीक्षा अंदर ही चींकती है, चिल्लाती है, जागने के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है, और ये संघर्ष तब तक चलता ही रहता है जब तक वह बिस्तर से उठ बैठने में कामयाब न हो जाए। फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह अपने कमरे को बिल्कुल अंधेरा पाती है। शुरुआत में कितने ही दिन उसने अपने आप को ये तसल्ली दी कि वह खुद को ही सपने में देखती है, लेकिन अब दिमाग इस बात को भी मानने से इनकार कर रहा है। उसे एक फर्क महसूस होने लगा है उस प्रतिरूप और खुद के बीच। वह कोई और ही है या फिर किसी और दुनिया से। किसी भी तरह के वहम और अंधविश्वास से दूर पली बड़ी समीक्षा के लिए अपने बदलते विचारों को संभाले रखना मुश्किल होने लगा है। उसकी यथार्थवादी सोच को हालात लगातार चोट पहुंचा रहे हैं। उसके मन में डर से ज्यादा ये सवाल घूमता रहता है कि वह हमशक्ल कौन है और क्यों है। स्लीप पैरालाइज। लैपटॉप की स्क्रीन पर आंखें गराए नेहा कुछ बड़बड़ाई। क्या? अचानक ही नेहा के मुंह से निकला लफ्ज वह ठीक से सुन नहीं सकी। उसने किताब से नजर हटाकर उसकी तरफ देखा। तू स्लीप पैरालाइज झेल रही है समी? मैं इंटरनेट पर यही पढ़ रही थी। बहुत बकवास बीमारी है। नेहा ने लैपटॉप की स्क्रीन समीक्षा की तरफ की और उसी की तरफ करवट कर लेट गई। समीक्षा ने उस जानकारी को ठीक से देखा भी नहीं और नजर फेर ली। मैं जानती हूँ। वाओ,
नेहा की भवें चढ़ गई। तुझसे पहले इस बारे में सर्च कर चुकी हूँ, उसने कहा। वैसे ये कोई बीमारी नहीं है। कुछ लोग इसे मांसपेशियों की कमजोरी मानते हैं और कुछ दिमागी, कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल भी मानते हैं। नेहा ने तसल्ली से उसकी बात सुनी और एक वीडियो भी डाउनलोड किया है मैंने तेरे लिए। नेहा ने लैपटॉप पर एंटर का बटन दबाया। ये किसी लड़की ने स्लीप पैरालाइज का अपना अनुभव कैमरे में रिकॉर्ड किया था। समीक्षा ने चेहरा उसके लैपटॉप की तरफ किया। सफेद छिल्लीदार नाइट गाउन पहने एक अंग्रेज लड़की अपने क्वीन साइज डबल बेड के बीचों बीच सो रही है। 3 बजते ही अचानक उसकी अलार्म घड़ी का वक्त ठहर जाता है। हवा तेज हो जाती है। उसके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और वहाँ बिस्तर पर पड़ी वह लड़की अपने आप धीरे धीरे हवा में उठने लगती है। वह हवा में तैर रही है कि अचानक एक भयानक चेहरा कैमरे के ठीक सामने आता है और वहाँ वह लड़की जोर से चीख कर बिस्तर पर गिर जाती है। वीडियो खत्म। क्या बकवास है। बोरियत भरे अंदाज में समीक्षा ने नजरें फिर किताब पर कर ली। इसमें बकवास क्या है? नेहा ने नकारते हुए पूछा। एनिमेटेड है नेहा, कांट यू सी? समीक्षा ने उसके चेहरे को यूं देखा मानो पहली बार उसे देख रही हो। स्लीप पैरालाइज में ऐसे हॉरर शो जैसा कुछ नहीं होता। बगल में सो रहे इंसान तक को पता नहीं चलता कि दूसरा इंसान जागने को छटपटा रहा है। नेहा 2 पलों को उसके भावविहीन सख्त चेहरे को ताकती ही रह गई। तो तेरी सोच क्या है? तकिए को अपनी छाती से चिपकाते हुए उसने पूछा। शायद ये कोई फिजिकल कंडीशन है, प्रॉब्लम भी बोल सकती है। उसने एक पन्ना पलटा। फिजिकल प्रॉब्लम? संदेह के साथ नेहा ने उसके जवाब को दोहराया। समीक्षा ने किताब पढ़ते हुए ही हाँ में सिर हिलाया। तो फिर तुझे सोते हुए ऐसा क्यों लगता है कि कोई तुझे बिस्तर पर भींचता जा रहा है? रातों को तेरा नाइट बल्ब अपने आप कैसे ऑफ हो जाता है? और वह लड़की, वह कौन है? एक साथ कई सवाल दाग दिए उसने और जवाब था, पता नहीं। सपने में तो यही लगता है कि वह कोई और है, लेकिन जैसे ही जागती हूँ तो लगता है कि वह मैं ही तो थी। किताब नीचे करके अपने ख्यालों में ही। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, गहराई से सोचते हुए, अगर वह मैं हूँ तो मैं खुद को ही क्यों डराऊंगी? और अगर वह कोई और है तो फिर मेरे जैसी क्यों है? और वह आवाज, दिमाग पर जोर डालते हुए, वह आवाज जो मुझे अक्सर जगा देती है, मैंने सुनी है कई बार, अविलंब स्वर में। पल भर को मैं उसे पहचानती हूँ और आंखें खोलते ही भूल जाती हूँ। नेहा भी कुछ देर सोच में पड़ी रही और फिर थोड़ा दिमाग चलाकर, थोड़े संभले से अंदाज में, उसमें और तुझ में कोई फर्क तो होगा, जरा ठीक से याद कर। समीक्षा की आंखें भी नीचे होकर मानो कुछ ढूंढने लगीं और जल्द ही, नहीं नेहा, वह बिल्कुल मेरी ही कॉपी है। उसकी और मेरी आवाज तक एक ही है। उसके सामने जाते ही ऐसा लगता है जैसे मैं आईना देख रही हूँ, ये मैं ही तो हूँ। लेकिन फिर अचानक ही वह बदलने लगती है। मुझे उससे गौर लगने लगता है। एक फर्क है हमारे बीच जो मैं समझ नहीं पा रही, लेकिन महसूस हमेशा करती हूँ। समीक्षा एक पल को सोच में डूबी और फिर किताब में घुस गई। ग्रेट, एक भौंक उचकाकर नेहा वापस लैपटॉप की तरफ पलट गई। अब ना तो कोई सवाल है उसके पास और ना जवाब। उसने लैपटॉप पर बाकी सारे प्रोग्राम बंद कर दिए, सिवाय कपिल से हो रही चैटिंग के। चैटिंग के दौरान बीच बीच में उसने कई बार पढ़ने की कोशिश करती हुई समीक्षा की तरफ देखा। वह बार बार हार कर आंखें मींच रही है, थक कर किसी किनारे को तकने लग जाती है और फिर जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश करने लगती है। मन नहीं लग रहा तो क्यों जबरदस्ती किताब लेकर बैठी है। पेपर जून में शुरू हो गए और अभी पूरा 1 महीना पड़ा है हमारे पास, और ये महीना भी ऐसे ही निकल जाएगा। हार कर समीक्षा ने भी किताब बंद करके एक तरफ रख दी और उसके समानांतर पेट के बल लेटकर लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगी। इस बार पता नहीं क्या लिख कर आऊंगी एग्जाम में। पढ़ तो सभी कुछ रही हूँ, लेकिन दिमाग में कुछ ठहर नहीं रहा। मैं ध्यान ही नहीं लगा पा रही। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। नींद आते ही पैरालाइज हो जाती हूँ। पिछले 1 महीने से सो नहीं पा रही और ऊपर से ये 12th का बोर्ड। वह बेचैन होकर बिस्तर से उतर गई और झुककर पलंग के नीचे से अपने कैनवस शूज बाहर खींचे। लेटी हुई अपनी कलाइयों पर ठोड़ी रखे उसे ताकती रही। वैसे भी कहाँ पढ़ती थी तू? मुझे पता है कि हमेशा की तरह एग्जाम से 1 हफ्ते पहले ही पढ़ना शुरू करेगी और पास हो जाएगी। उसने हौसला देने की कोशिश की। मगर ऐसा होता तो तुझे पता होता। फर्श पर ही बैठे हुए उसने एडी में जूते अड़ाए। आई स्वेयर,
इस बार मेरा पास होना ही मुश्किल है। खुद पर खीसे छोड़ते हुए, पापा तो जान से ही मार देंगे। जीन्स के आसन को झाड़ती हुई वह खड़ी हो गई। नेहा के ड्रेसिंग के सामने जाकर उसने अपने चेहरे को करीब से देखा। 17 साल की उम्र में ही जैसे बुढ़ापा आ रहा है उस पर। आंखों पर काले घेरे, मुरझाया चेहरा, त्वचा पर महीन सी लकीरें उभरने लगी हैं और उस पर पूरे शरीर में एक अजीब सी थकान। अब तो खुद उसे ही अपनी हालत पर तरस आने लगा है। नेहा इतनी दूर से भी आईने में बने उसके अक्स को देख रही है, उसकी गड्ढे में जा रही आंखों को, उसकी बेजान रंगत को, उसके धंसे गालों को। वह अपनी सहेली का ये हाल नहीं देख सकती। उसे वही समीक्षा वापस चाहिए जिसकी खूबसूरती से कभी कभार उसे जलन भी होने लगती थी। असुरक्षा भी महसूस होने लगती थी कि कहीं कपिल ही तो उस पर फिदा नहीं हो जाएगा। हमें कुछ तो करना ही होगा इस बारे में। वहीं बिस्तर पर लेटे हुए नेहा बड़बड़ाई। समीक्षा अपने स्वेटशर्ट को कमर के आसपास से झटकने लगी। समस्या पूरी समझ आ जाए, मतलब आधा समाधान मिल गया। एक बार पता चल जाता कि ऐसा क्यों हो रहा है तो कोई रास्ता निकाल लेती, लेकिन भारी सांस छोड़कर वह आईने के सामने से हट गई और बिस्तर से अपनी किताब उठा ली। अब भी कह रही हूँ कि बता दे अपने घर में, शायद वह कुछ कर सके। समीक्षा उसकी चिंता पर मुस्कुरा गई। नेहा बहुत फिक्र करती है उसकी। उसके सिर पर धीरे से किताब मारते हुए, पढ़ाई कर ले, बोर्ड के एग्जाम हैं, फालतू बातों में दिमाग मत लगा। और फिर बाहर निकल आई। उसके दरवाजे से चले जाने के बाद भी नेहा की आंखें कहीं किसी सोच में गुम उसी तरफ टिकी रहीं। फिर अचानक उठकर उसने अपने गर्दन तक झूलते बालों को एक रबर से लपेटा और दोबारा लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगी। कपिल की तरफ से आ रहे कमेंट्स का जवाब देने के बजाय वह इंटरनेट पर स्लिप पैरालाइज के बारे में और जानकारी लेने लगी। वह समीक्षा की तरह इस समस्या को इतना मामूली नहीं समझ सकती। स्लिप पैरालाइज जिस्मानी समस्या हो सकती है, मगर क्या बात सिर्फ इतनी ही है? कितनी ही वेबसाइट पर उसे बहुत कुछ मिला जो इन सपनों को लेकर उसके डर का समर्थन करता है। आज भी कई विकसित और विकासशील देशों में स्लीप पैरालाइज को जितना मानसिक और जिस्मानी माना जाता है, उतना ही पारलौकिक भी। विज्ञान की तरह ही एक और धारा है जो इस समाज में हर जगह बह रही है। एक धारा जो ईश्वर और आत्मा में यकीन रखती है और उसके अनुसार स्लीप पैरालाइज की वजह सो रहे आदमी पर किसी बुरी आत्मा द्वारा बनाया जा रहा दबाव होता है। न जाने कितने लोगों ने कितनी ही तरह के अपने अनुभव इंटरनेट पर अपलोड किए हुए थे। जितने लोगों का अनुभव समीक्षा की समस्या से मेल खाता है, उनमें से ज्यादातर लोगों को अपनी समस्या से या तो अब तक छुटकारा मिला ही नहीं था या फिर वह चाल फूंक कराकर कुछ दिन तक आराम से गुजार लेते हैं। कई कमजोर दिल के लोग तो अपना मानसिक संतुलन तक खो चुके थे। उन दर्जनों जानकारियों और लोगों के स्लीप पैरालाइज के अनुभव पढ़ते पढ़ते कई बार नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। वह किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंच सकी, मगर स्लीप पैरालाइज के भयानक एहसास को महसूस जरूर कर गई। आखिर में एक सवाल ने उसका मन चूर कर दिया कि ये सब समीक्षा के ही साथ क्यों हो रहा है। उसके घर में और लोग भी तो है। रात के गहरे अंधेरे में इस गुफा से गुजरते हुए समीक्षा हर कदम पर सिहर सी जाती है। हर एक आहट पर, हर सरसराहट पर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर मोड़ पर मुड़ते हुए उसकी धकधकी बंध जाती है कि अब कुछ अजीब दिखने को है। उसे फिर से एक बार अपने हाथों का ख्याल आया। अपने नाखून देखते हुए उसे याद आया कि अभी कुछ देर पहले तक वह इस गुफा के किसी अनजान कोने में बैठी उसे खोद रही थी। हर बार की तरह आज भी उसे याद नहीं कि वह यहाँ कब और क्यों आई, लेकिन इतना जानती है कि कोई हमउम्र लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ लाई थी, लेकिन अब खुद कहीं गायब हो गई है। वह ये तक नहीं जानती कि उसे यहाँ लाने के पीछे उस लड़की का मकसद क्या था। अब समीक्षा अकेले यहाँ से बाहर निकलने के लिए भटक रही है। वह आज भी है तो अकेली, लेकिन साफ महसूस कर सकती है कि इन अंधेरे अनजान गलियों में कोई है जो उसे तलाश रहा है, और यकीनन समीक्षा को लेकर उसके इरादे नेक नहीं। किसी जानी पहचानी गंध से भरी इन तंग गलियों में पैर रखने तक को जगह नहीं। हर तरफ रक्त और चिपचिपा सा कीचड़ फैला हुआ है। अपने हाथों से नाक मुंह ढके संभल कर नंगे तलवे जमीन पर रखते हुए वह एक ऐसी गली में आ पहुंची है जो आगे से बंद है। गॉड, अब मैं क्या करूं? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ से बाहर निकलने का उसे एक यही रास्ता दिख रहा था, जो पास पहुँचते ही अचानक बंद गली में बदल गया। वह घबराकर वापस जाने को पलटी।
लेकिन फिर सन्न रह गई। अभी जिस रास्ते से वह बमुश्किल 5-7 कदम ही बढ़ी थी, उसकी जगह भी एक बंद दरवाजे ने ले ली। डर से पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर जमने लगी है। सांसें छोड़ते हुए भी उसे डर लग रहा है कि कोई उसकी सांसों की आवाज सुनकर उसे ढूंढ लेगा। उसे जल्दी यहाँ से बाहर निकलना है, कहीं तो उसे रोशनी दिखेगी। शायद इस बंद दरवाजे के खुलते ही वह रास्ता दिख जाए। गली की दीवार से पीठ चिपकाए खड़ी समीक्षा जानती है कि इस दरवाजे के पार कुछ अजीब उसका इंतजार कर रहा है। उसका मन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये दरवाजा ना खोले, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं। सारे हालात इसी तरह के बन गए हैं कि समीक्षा को ये दहलीज पार करनी ही होगी। सहमे कदमों से उस दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए समीक्षा ने 1-2 बार पलटकर पीछे भी देखा, शायद वह बंद गली खुल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसे इस दरवाजे के पास आना ही पड़ा। मुगले नक्काशी से सजा भारी लकड़ी का ये पुराना दरवाजा। ये दरवाजा खोलना कोई विकल्प नहीं, बल्कि उसकी मजबूरी है। यहाँ से निकलना है तो ये दरवाजा खोलना ही होगा। सूखे गले में कुछ घूंटते हुए उसने दरवाजे को नीचे से ऊपर तक गौर से देखा। उसका दाहिना पैर बाएं से 1 कदम पीछे है, पलटकर भागने को बिल्कुल तैयार मुद्रा में। बायां हाथ दिल के पास है और दाहिना रुक रुक कर दरवाजे की सतह को छूने लगा। होठ आपस में भींचे, अपना दिल मजबूत करते हुए उसने दरवाजे के पल्ले झटके से अंदर धकेल दिए और तुरंत 1 कदम पीछे हट गई। धपाक धपाक धपाक। अपने ही दिल की धड़कनें उसे सुनाई दे रही हैं। आंखें दहलीज के पार के मंजर को देखने के लिए पूरी तरह फटी हैं। 2 पल तक भयाक्रांत नजरों से वह उस अंधेरे को ताकती रही। यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसने सहमते हुए कदम अंदर रखा। मध्यम लाल रोशनी से भरा एक बड़ा सा हाल जो फटे पुराने टाट के पर्दों से दर्जनों हिस्सों में बंटा हुआ है। पहली नजर में ये पुराने जमाने के हाट बाजार सा दिखाई दिया, जहाँ सिर्फ मांस का कारोबार होता हो। टाट के हर पर्दे के पीछे से कसाईयों की मांस काटती हुई परछाइयां दिखाई दे रही हैं। पूरा कमरा चापड़ और लकड़ी के बीच कट रहे मांस की खटखट की आवाजों से भरा हुआ है। हर तरफ ये टाट के पर्दे, मांस के टुकड़े, खून और वह डरावने से कसाई, खौफनाक। पर्दों की इस भूल भूलिया के बीच समीक्षा धीमे धीमे कदम लेते हुए भटक रही थी कि एक पर्दे को हाथ से हटाते ही वह डर से चीख पड़ी। ताजे खून की धाराओं से नहाए लकड़ी के ऊंचे से तख्त पर समीक्षा का जिस्म पड़ा है। 2 अर्धनग्न काले आदमी हाथों में धारदार चापड़ लिए उसके टुकड़े करने की तैयारी में है। जो जगह समीक्षा के लिए अभी तक मटन मार्केट थी, वह अब किसी शवगृह जैसी हो गई है, जहां जानवरों के नहीं बल्कि इंसानी लाशों के टुकड़े किए जाते हैं। इन कसाईयों ने कई और लाशों के टुकड़े कर आसपास ढेर लगा रखे हैं और अब समीक्षा का भी वही हाल होने वाला है। उसे जगह दो बिटिया, उसे जगह दो। समीक्षा का कांपता चेहरा दाहिनी तरफ घूमा, जहां फर्श के एक कोने में खून में लथपथ अपने ही जिस्म के टुकड़ों के बीच से एक बूढ़ा चेहरा बड़बड़ा रहा है। यहाँ की बाकी सब चीजों की तरह ये भी बहुत अजीब है, घिनौना है। झुर्रियों से भरे इस बदसूरत भयावह चेहरे को देखकर समीक्षा को यहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रही। इस वक्त हैरानी उस पर डर से कहीं ज्यादा हावी है और साथ ही ये सोच कि किस तरह उन कसाईयों को रोके। वह बहुत चकी सी कुछ समझ भी ना सकी थी कि वहाँ एक कसाई ने समीक्षा की गर्दन पर चापड़ की धार टिका ली। बालों की जड़ों को उंगलियों से नोचती हुई अपने सूखे हलक से वह जितनी तेज चीख सकती थी चीख पड़ी, लेकिन सामने तो सब बिल्कुल बेखबर है। उन्हें समीक्षा की चीखें सुनाई नहीं दे रही। उन्हें वहीं जाकर रोकना होगा। समीक्षा ने उस ओर कदम बढ़ाए और उसका चेहरा किसी अदृश्य अवरोध से टकरा गया। कुछ है उसके ठीक सामने। उसने हवा में हाथ फेरा। उसकी उंगलियों को महसूस हो रहा है जैसे कोई लचीला और पारदर्शी रबर छू रही है वह। इस पर हाथ फेरते हुए उसने दाहिने बाने से निकलने का रास्ता ढूंढा, मगर इस अदृश्य दीवार का जैसे कोई छोर ही ना हो। आखिर उसने खींचते हुए पूरी जान से दीवार पर हाथ मारा, इसकी नर्म सतह को अपने नाखूनों से चीर देने की भरसक कोशिश की, लेकिन जितना मुलायम इसका स्पर्श है उससे कहीं ज्यादा मजबूत भी है ये। वह इसे भेद नहीं सकती। झल्लाहट में फिर चीखने लगी, मैं जिंदा हूँ,
प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। लेकिन कोई फायदा नहीं, चापड़ की धार उसकी गर्दन में गड़ चुकी है। वहां मृतप्राय पड़ी समीक्षा के गले से खून की एक धार फूटी और यहाँ दर्द से तड़प कर उसने अपनी गर्दन जकड़ ली। उस चापड़ की धार के अपनी गर्दन पर आगे पीछे घिसने का एहसास, हड्डियों तक चुभती हुई वेदना वह यहाँ महसूस कर रही है। लग रहा है जैसे सच में उसकी गर्दन से खून की धार बह रही हो। वह खांसते हुए घुटनों पर बैठ गई। उसकी सांसों में भरती हवा भी गले से होकर फेफड़ों तक पहुंच नहीं रही, बीच में ही किसी नली से बाहर निकलती जा रही है। उसका दम घुटने लगा। खुद को बचाने की उसकी तमाम कोशिशें खामोश आंसुओं में बदल कर रह गई हैं। निरीह एक हाथ से अपनी गर्दन थामे और दूसरा हाथ उन कसाईयों की ओर उठाए वह बस आंसू बहाए जा रही है और उधर बहरे कसाई धीरे धीरे उसके जिस्म को रेतने लगे। उसकी कलाइयाँ, उसकी बाहें, उसका धड़ सब कुछ एक असहनीय वेदना के साथ अलग होते महसूस हो रही हैं। मदर बस उसका दम ही नहीं निकल रहा। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। इस ठंडी जमीन पर सिकुड़कर पड़ी हुई समीक्षा की आंखों के सामने ही उसके अपने जिस्म का भी वही हाल हुआ जो बाकियों का हुआ था। ये एक बुरा सपना है, वह बुदबुदाई। ये बस एक बुरा सपना है, वह खुद को यकीन दिला रही है। धीरे धीरे सब कुछ अंधेरे में बदलने लगा। दिमाग सुन्न होने लगा। जिस्म जैसे हवा में उड़ता हुआ रुआ हो और झोंके के साथ किसी अनजानी अंधेरी दिशा की तरफ उड़ता जा रहा है।